अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डायलिसिस। तो मैं आज आपको डायलिसिस पढ़ाऊँगा मेडिसिन में डायलिसिस की नीड क्यों होती है, क्या इसका प्रोसीजर होता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो आज मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले चैनल को फॉलो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डायलिसिस होता क्या है? डायलिसिस हमारे पास क्या है कि ये ट्रीटमेंट है फॉर पीपल हुज किडनी आर फेल। ऐसे लोगों के लिए इसको यूज़ किया जाता है जिनकी किडनी बिल्कुल काम करना छोड़ जाती है, तो उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए डायलिसिस किया जाता है। ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद तो होता है लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो डायलिसिस में तो मैंने क्या बताया कि ट्रीटमेंट फॉर पीपल हुज किडनी आर फेल। तो ये डायलिसिस की डेफिनेशन है। अब डायलिसिस की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो डायलिसिस की जो मेन टाइप्स है वो दो ही होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम तीन टाइप्स का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहली टाइप्स हमारे पास कौन सी होगी? सबसे पहली टाइप हमारे पास होगी हीमोडायलिसिस, जो मोस्ट कॉमनली और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हीमोडायलिसिस। सेकेंड टाइप की अगर बात करें तो हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस। और नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो हमारे पास रीनल ट्रांसप्लांटेशन आ जाती है। जब ये दोनों फ़ायदेमंद नहीं हो रही होती तो एट द एंड ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ती है किडनी की। तो अगली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास रूट्स ऑफ हीमोडायलिसिस क्या है। अब हम पहली टाइप है उसके रूट्स का जिक्र कर रहे हैं। तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वायवे में भी पूछा जाता है और मैं भी MCQ में भी आ सकता है। तो सबसे पहला जो इसका रूट है वो हमारे पास आर्टीरियो वीनस फिस्टूला, ये इसका पहला रूट है। ये आपने लाजमी याद रखना है, आर्टीरियो वीनस फिस्टूला। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो सेंट्रल वीनस कैथीटर, सेंट्रल वीनस कैथीटर। देन नंबर 3 पे हमारे पास क्या आ जाता है? एट्रियो वीनस शंट, एट्रियो। स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती है तो इसका क्या है? एट्रोवीनस शंट, जिसे कॉमनली कहा जाता है स्क्रिबनर शंट, स्क्रिबनर शंट। तो इसके ये तीन रूट्स हैं, आपने लाजमी याद रखने हैं। पहला रूट है एट्रियो वीनस फिस्टोला, सेंट्रल वीनस फिस्टोला और एट्रियो वीनस शंट। ये तीन रूट्स आपने लाजमी याद रखने हैं। अब डायलिसिस की ज़रूरत क्यों होती है? अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होती है जिसमें किडनी काम नहीं कर रही होती, तो उसकी कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हमें क्या मिलेगा कि हम उसको डायलिसिस पे रेफ़र करेंगे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया। नंबर 3 फ्लूइड ओवरलोड यानी पल्मोनरी एडिमा। नंबर 4 हमारे पास पेशेंट को क्या मिलेगी? यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। एंड यूरेमिक इंसेफेलाइटिस। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जब पेशेंट में मिलेंगी तो इसका मतलब एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, तो हम इसको डायलिसिस प्रेफर करेंगे। देन हमारे पास इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इन सब कंडीशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो इसकी मेन चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास टोटल हमने क्रोनिक किडनी डिजीज़ में कितनी स्टेजेस पढ़ी थी? टोटल हमने 5 स्टेज पढ़ी थी। अब जो स्टेज नंबर 5 थी उसमें क्या था कि वो हमारे पास एंड स्टेज रीनल डिजीज़ थी। कौन सी? स्टेज 5 हमारे पास। उसमें हमारे पास क्या हो रहा था? एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में क्या हो रहा था? उसमें जो हमारे पास GFR था वो लेस देन 50 ml पर मिनट था। ये चीज़ हमने याद रखनी है। डायलिसिस कब दिया जाता है? अगर सिम्टम पूछे तो आपने ये बता देनी है। अगर वो पूछे कि कब देंगे तो हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में देंगे, स्टेज 5, जिसमें जो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 15 ml से पर मिनट लेस हो, तो उस कंडीशन में हम उसकी तरफ जाएंगे। अब
ज़ाहिर सी बात है, जब हम डायलिसिस की तरफ पेशेंट जाएगा तो उसकी प्रिपरेशन के लिए पहले टाइम रिक्वायर होता है। तो अब वो कितना टाइम रिक्वायर होता है, कम से कम अब जो डायलिसिस की डेट दी जाती है पेशेंट को 12 महीने पहले उसके लिए जो पेशेंट का टाइम होता है, मतलब पेशेंट टेस्ट करवाता रहता है, रिपोर्ट्स हमारे पास आती रहती है, तो हमें पता होता है कि पेशेंट इस वक्त किस कंडीशन में है। तो हम पहले से इस चीज़ की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को 12 मंथ पहले स्टार्ट कर दिया जाता है। 12 मंथ सही है। तो अब इसमें प्रिपरेशन क्या की जाती है, एनवायरनमेंट में साइकोलॉजिकली प्रिपरेशन की जाती है। नंबर 2, डिफरेंट हमारे पास ट्रायल्स किए जाते हैं या डिफरेंट चॉइसेस ऑफ डायलिसिस मेथड होते हैं, इस्तेमाल यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट चॉइसेस ऑफ डायलिसिस मेथड्स हो सकते हैं। देन नंबर 4 पे रीनल ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है। और जो इसमें मेन चीज़ है वो है हमारे पास स्क्रीनिंग, पेशेंट की स्क्रीनिंग लाजमी करवाई जाती है। किसकी? हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी और HIV की पेशेंट की लाजमी स्क्रीनिंग करवाई जाती है। तो मैंने आपको बता दिया 12 महीने पहले डिफरेंट साइकोलॉजिकली पेशेंट को बताया जाता है, उसको इस चीज़ के बताया जाता है कि आपको ये मुश्किलात हो सकती हैं, और साइकोलॉजिकली उसको मेंटेन किया जाता है। डिफरेंट चॉइसेस हैं डायलिसिस की, ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी डायलिसिस कंडीशन रहती है, कुछ अफोर्डेबल होती हैं, कुछ अनअफोर्डेबल होती हैं, तो उस हिसाब से। और ये भी देखा जाता है कि आया कि डायलिसिस से पेशेंट ठीक हो सकता है, अगर ठीक नहीं हो सकता तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन की तरफ भी डॉक्टर जा सकते हैं। और सबसे पहले जो स्क्रीनिंग करवाई जाती है हेपाटाइटिस बी की, हेपाटाइटिस सी की और HIV की, ये लाजमी है। देन हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी किसकी, हीमोडायलिसिस की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम। हीमोडायलिसिस के मैंने आपको रूट्स बता दिए थे, कौन से रूट्स थे एक बार रिवाइज कर लें हमारे पास आप। हीमोडायलिसिस के 3 रूट्स हैं, एट्रियोवीनस फिस्टुला, सेंट्रल वीनस कैथीटर और एट्रियोवीनस शंट। ये 3 रूट्स हैं जिसमें हीमोडायलिसिस का प्रोसेस डन किया जाता है। अब हम अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो क्या होता है कि जो पेशेंट का ब्लड है वो पंप होता है हीमोडायलाइज़र के थ्रू। तो हीमोडायलिसिस की फिजियोलॉजी में मैंने आपको क्या बताया कि जो पेशेंट का ब्लड है वो पंप होता है हीमोडायलाइज़र के थ्रू। अब क्या होता है कि हीमोडायलाइज़र क्या करता है, अलाउ करता है बाई डायरेक्शनल डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूट्स को, किसके दौरान, ब्लड के दौरान और डायस्लेट के दौरान। किसमें? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कंसनट्रेशन डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। देन हमारे पास क्या होता है, जो फ्लूइड की रिमूवल होती है, यानी हमारे पास जो सोडियम प्लस वाटर की जो रिमूवल है वो नेगेटिव ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर के थ्रू होती है, जबकि सोल्यूट की रिमूवल है वो हमारे पास ट्रांसमेम्ब्रेन कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू होती है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि हमारे पास जो सोल्यूट का साइज़ कितना है, यानी पोटाशियम की रिमूव कितनी हो रही है, यूरिया कितनी रिमूव हो रही है, और क्रिएटिनिन इज़ अफेक्टिव देन फास्फेट। ये सारी चीज़ें इसमें याद रखनी है। देन अगर हमारे पास बात आ रही है कि पेशेंट आते हैं हमारे पास क्रोनिक किडनी डिजीज़ के, तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में हीमोडायलिसिस कहाँ पे लगाया जाता है, मतलब इसका शंट कहाँ पे बनाया जाता है, तो आपने ये याद रखना है। जो हमारे पास वेस्कुलर असेस है फॉर हीमोडायलिसिस की, वेस्कुलर असेस फॉर हीमोडायलिसिस इज गेन बाय फॉर्मिंग एट्रियोवीनस फिस्टुला पे। एट्रियोवीनस फिस्टुला जो क्या करता है, यूजुअली इन फोरआर्म, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। अगर कोई क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट आया है, अगर हम उसमें हीमोडायलिसिस में जाएंगे तो हम सबसे ज़्यादा प्रेफर किसको करते हैं, एट्रियोवीनस फिस्टुला को फोरआर्म में। अब एट्रियोवीनस फिस्टुला को कितना टाइम लगता है डायलिसिस का कंटेम्पलेटेड करने के लिए? एट्रियोवीनस फिस्टुला can be formed up to 1 year before dialysis.
बिफोर डायलिसिस। देन हीमोडायलिसिस उस वक्त डन किया जाएगा जब ये हमारे पास मैच्योर हो जाएगा। जब तक एट्रियोवेनस फिस्टुला मैच्योर नहीं होगा तब तक हीमोडायलिसिस नहीं किया जाएगा। देन हमारे पास अब जो क्या होता है इसमें, इंक्रीज प्रेशर फ्रॉम आर्टरी टू वेन। क्या होगा, जाहिर सी बात है आर्टरी और वेन के दरमियान लगाया जाता है। जब हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होगा आर्टरी से, फ्रॉम आर्टरी टू वेन, क्या करेगा वो, काज करेगा डिस्टेंशन एंड थिकनिंग ऑफ द वेन। काज डिस्टेंशन एंड थिकन ऑफ द वेन कर देगा। जब वेन की थिकन कर देगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इस कंडीशन को हम कहते हैं आर्टीरियलाइजेशन। ये आपने लाजमी याद रखनी है। और ये प्रोसेस मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है, 2 to 6 वीक्स AVF को मैच्योर होने में लगते हैं। ये मैच्योर हो जाता है, उसके बाद हम डायलिसिस को डन करते हैं। तो अब मैंने आपको क्या बताया, अगर हमारे पास पेशेंट आता है वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ का है तो उसमें हीमोडायलिसिस के लिए हम वेस्कुलर असेस करेंगे कहाँ पे, एट्रियोवेनस फिस्टुला पे, और यूजुअली हमारे पास 4 आर्म में एट्रियोवेनस फिस्टुला। हम इसमें क्या होता है कि ये बनाया, इसको डायलिसिस की तरफ जाने से पहले 1 साल पहले इसको प्रिपेयर किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि इंक्रीज प्रेशर होगा, जाहिर सी बात है आर्टरीज और वेन के दरमियान, तो वो क्या कर देगा, वेन की डिस्टेंशन कर देगा और थिक कर देगा, जिसकी वजह से आर्टरियलाइजेशन कंडीशन हो जाएगी। हीमोडायलिसिस मैंने बोला कि उस वक्त हम डन नहीं करेंगे जब तक ये शंट हमारे पास मैच्योर नहीं हो जाता। अब इसके मैच्योर होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर है, 2 to 6 वीक मैच्योर होने के लिए रिक्वायर है। 2 to 6 वीक्स रिक्वायर है। बाकी हम अगले 2 to 6 वीक्स रिक्वायर है, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।